हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कक्षा 10 के अर्थशास्त्र यानी सोशल साइंस का जो हमारा अर्थशास्त्र है उसके अध्याय 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभावना है कि इस अध्याय से जो मैंने प्रश्न लिए हैं संभावना इनका बहुत ही ज़्यादा है कि ये प्रश्न आपको बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में भी आपको देखने को मिले। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, 100% आपका फ़ायदा होगा। चलिए बिना देरी करते हुए आज हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि आय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आय से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, उसे उस व्यक्ति को कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है, यानी जो उन्हें फल मिलता है या जो भी उन्हें प्राप्त होता है वस्तु या फिर मुद्रा, हम उसे ही उस व्यक्ति का आय कहते हैं। क्या आपको समझ में आया आय किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, उस व्यक्ति को उस कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे ही उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। तो मैंने सेंटेंस में दो शब्द आया, पारिश्रमिक या फिर पारिश्रमिक नहीं, शारीरिक या फिर मानसिक। शारीरिक का मतलब हुआ कि कोई भी अगर किसान खेतों में काम करता है तो वो शारीरिक कार्य करता है और उसके बदले भी उन्हें मतलब दिन के जब ढलता है यानी शाम जब उनका काम समाप्त होता है तो उनके बाद उन्हें कुछ ना कुछ आय प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर पे या कोई टीचर बच्चों को जब पढ़ा रहा होता है तो वो हमारा मानसिक कार्य है, उस कार्य के बदले भी उन्हें कुछ ना कुछ पारिश्रमिक जरूर मिलता है। हम उसे ही जो उन्हें पारिश्रमिक मिलता है हम उसे ही उस व्यक्ति का क्या कहेंगे, आय कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप मेरे साथ बोलिए, आय किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, उसे उस कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है या फिर प्राप्त होता है, हम उसे ही उस व्यक्ति का आय कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 1 नंबर का प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। और याद रखिए, ये 2 नंबर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और संभावना है कि ये प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है आपके आगामी बोर्ड एग्जाम 2022 में। हमारा दूसरा प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, तो आप क्या बोलेगा, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी देश में दिए हुए वर्ष में, मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है तो 2021 एक हमारा साल हो गया, तो किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में यानी 2021 में वस्तुओं यानी सभी देश में वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन होता है, तो किसी भी देश में दिए हुए वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, यानी कुल मात्रा जो उत्पादित की जाती है हम उसी को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको याद हो गया होगा। तो आप याद मतलब मेरे साथ ही आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आप एक बार मेरे साथ बोलिए, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? आप मेरे साथ बोलिए, किसी भी देश में दिए हुए वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल उत्पादित मात्रा को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपका 2 नंबर का प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम 30 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का, प्रति व्यक्ति आय क्या है? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है हम उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? आप मेरे साथ बोलिए, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्र आय में यानी राष्ट्र की आय में, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्र की भी लगा दीजिए, थोड़ा सही हो जाएगा। राष्ट्र की आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है हम उसे ही क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति
आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना इस प्रकार की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। आप अपने घर का भी प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में 50,000 रुपये प्रत्येक महीने आते हैं, कितना रुपए, 50,000 रुपये, ठीक है, और 50,000 रुपये आते हैं, और आपके घर में मान लीजिए कुल मेंबर कितना है, 5 मेंबर है, तो आपके घर का प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। मतलब उस देश का कुल राष्ट्रीय आय, चाहे सेवाएं हो, संसाधन हो या वस्तु हो, सभी का कुल आय कितना है, यानी मूल्य कितना है, उस मूल्य में देश की कुल जनसंख्या से, कुल आबादी से भाग लगाने पर जो भागफल प्राप्त होता है, हम उसी भागफल को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, राष्ट्र की या फिर देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, हम उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है, यानी प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, तो आपको क्या करना है, राष्ट्र की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दीजिए, जो भागफल प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा, राष्ट्रीय आय होगा। ठीक है, चलिए हमारा 4 नंबर का प्रश्न है आज का, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। यानी भारत में सर्वप्रथम किसका गणना, राष्ट्रीय आय का गणना। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था, तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का क्या नाम था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय, यानी भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया था, 20 रुपया बताया था। ठीक है, यानी 1868 ईस्वी में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था, 20 रुपया था। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष भारत का यानी राष्ट्रीय आय का गणना किया था, तो 1868 ईस्वी में किया था। दूसरा प्रश्न बनेगा कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में राष्ट्रीय आय की व्याख्या या राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में जानकारी दिया था, तो उस पुस्तक का क्या नाम था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का हमारा 5वां प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। क्या, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। अभी तुरंत मैंने आपको प्रति व्यक्ति आय बताया, सेम आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, हम उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसकी गणना करने के लिए हम राष्ट्र की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। यही मैंने लिखा है, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। तो राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त होगा, तो राष्ट्रीय आय का मतलब या फिर राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों से लगाया जाता है। ठीक है, किसी भी देश का आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय पर ही निर्भर करता है तथा राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी क्या है, राष्ट्रीय आय ही है। अभी तुरंत मैंने आपको राष्ट्रीय आय के बारे में भी बताया था। राष्ट्रीय आय क्या है, देखो प्रश्न आपसे दोनों ये पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, हम उसे ही क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है या फिर राष्ट्रीय आय का मतलब है किसी भी देश में एक वर्ष में या दिए हुए वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्यों से लगाया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय किससे लगाया जाता है, एक वर्ष में
या दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य कितना है, उसी से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। और किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। कोई भी देश कितना तरक्की कर रहा है, किस लेवल पर है, वो हमें राष्ट्रीय आय से ही पता चलता है। और आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन क्या है, राष्ट्रीय आय है। तो आपसे आपका यहाँ पर एक और प्रश्न मान लीजिए अलग से क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका भी जवाब दे देंगे। तो आज के वीडियो में मैंने 5 प्रश्न डिस्कशन किया आपके साथ, और आप मुझे बताइए क्या आपको अब इन 5 प्रश्न में से, यानी 6 प्रश्न हो गया, अब इन 6 में से किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है। अगर आपको इनमें किसी भी प्रश्न में आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने, यानी जिस प्रश्न में आपको इशू है उस प्रश्न को लिख दीजिए कमेंट में, और जब मैं अगले अध्याय का क्वेश्चन आंसर यानी करवाऊंगा तो उस समय मैं आपके उस प्रश्न को भी डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने इतिहास के सभी, यानी हिस्ट्री के सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बहुत ही डिटेल्स में, सब्जेक्टिव बहुत ही सरल शब्दों में, और ऑब्जेक्टिव के सभी ऑप्शन को मैंने बहुत ही डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, क्लास 10th हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको वहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएगी और वीडियो देखिए, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र के भी 6 अध्याय तक का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है, और आज मैंने आपके साथ इकोनॉमिक्स के अध्याय 2 का मैंने सब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कशन किया। और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इस महीने के अंत तक, यानी नवंबर महीने के अंत तक, मैं आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दूंगा, ठीक है। अगर चलिए पहले मैं इस बोर्ड से थोड़ा साइड हो जाता हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई, तो आप इस वीडियो के लिंक को कम से कम 20 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा परिवार है नॉलेजपुर के नाम से, ये मेरा और आपका परिवार है। और हमारा परिवार तभी तरक्की कर सकता है, किसी का भी परिवार इंडिविजुअली। आप देखिए, आप अपने घर में, आपके घर में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, अगर 7 सदस्य हैं, जब तक सातों का सहयोग नहीं होता ना, किसी भी घर में नहीं होगा आपके घर में, तो फिर तब तक आपका घर तरक्की नहीं कर सकता। आपका घर जिस लेवल पे है अभी, वहाँ से ऊपर नहीं आ सकता है। तो सभी का सहयोग जरूरी है। उसी प्रकार से जो हमारा ये परिवार है नॉलेजपुर, ये आपके सहयोग के बिना कभी ग्रो नहीं कर सकता है। इसीलिए आपसे हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, अगर आपको जो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर आपको वो समझ में आता है, तब आप इस वीडियो के लिंक को जितना होता है उतना शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर आप लिंक को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ टैग जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। अगर आपके रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी पढ़ने वाला है तो उन्हें आप इन्फॉर्म कीजिए, उनके साथ लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे इकोनॉमिक्स के 3रे अध्याय के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सारे वीडियो को। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।